नमस्कार दोस्तों, मैं शुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हमने लेक्चर 1.3 में क्या देखा था, लेक्चर 1.3 में हमने किस चीज के लिए बात करी थी, वहां पर हमने बात करी थी अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या होती है। तो उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अभिक्रिया की समग्र कोटि के बारे में हमने क्या बताया था। हमने कुछ इस तरीके से बताया था, अभिक्रिया की जो समग्र कोटि होती है वो क्या होती है, जितने भी अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रताओं को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, समग्र कोटि कहलाएगी। फिर हमने वहां पर बताया था कि अभिक्रिया की समग्र कोटि को a प्लस बी से दिखाया था। अगर a प्लस बी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो अभिक्रिया कौन सी होती थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती थी। और वहां पर हमने बताया था a प्लस बी बराबर 1 हो जाए तो इसको एक कोटि की अभिक्रिया नहीं कहेंगे, इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और वहीं पर हमने बताया था अगर a प्लस बी बराबर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। तो सर आप बताएंगे ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, ये सब हमने लेक्चर 1.3 में कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है। अगर आपने लेक्चर 1.3 नहीं देखा है तो वहां पर जाएंगे, पहले लेक्चर 1.3 को देखेंगे, फिर आप लेक्चर 1.4 को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे और आप अपने वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं इसी के आगे। वहां पर हमने 1.3 में एंड कहां पर किया था, 1.3 में हमने एंड किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया पर। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगी वो हमने बता दिया था। आज से हमारा कहां से स्टार्ट होगा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है a प्लस बी बराबर 1 हो जाए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग बनाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने देखा यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है, वह अभिक्रिया यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर का मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है, अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से। यानी क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक, ये पॉइंट अंडरलाइन करने वाला है, क्या कह रहा है, एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात किसकी कर रहे हैं, प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए जो दर होगी यानी dx अपॉन dt वो एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। अगर हम आपसे यहीं से पूछें कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी तो आप आसानी से बता ले जाएंगे, परिभाषा यही रहेगी। परिभाषा में हम कोई चेंज करने वाले नहीं हैं, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लगा देंगे, एक की जगह कितने अभिकारक लगा देंगे, 2 अभिकारक लगा देंगे। कितने अभिकारक लगाएंगे, 2 अभिकारक लगा देंगे और डेफिनेशन हमारी यही रहेगी। तो द्वितीय कोटि की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं प्रथम कोटि के लिए। तो एक ऐसी अभिक्रिया हमको लिखनी है जिसमें अभिकारक कितना होना चाहिए, एक अभिकारक होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया मान लिया, कितना अभिकारक मान लिया, कोई अभिकारक क्या है, a है। कितने अभिकारक हमने यहाँ पर लिए हैं, केवल एक ही तो अभिकारक लिया है। ठीक है। एक अभिकारक हमने यहां पर ले लिया और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सब हमने लेक्चर 1.1 में वहां पर कवर किया हुआ है। और हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं इन सब चीजों के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। ठीक है। उसी के लिए हम आगे देखते हैं क्या किया हमने, एक अभिक्रिया लिया, अभिक्रिया में एक अभिकारक लिया, अभिकारक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अब एक अभिकारक है, मान लेते हैं, हम क्या मानते थे, सांद्रता ए अभिकारक की सांद्रता हमने कितनी मान ली, स्मॉल ए मान ली। यहां पर स्मॉल ए क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता क्या है, अभिकारक, ये लिख लिया। अब हम बात करते हैं जब अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए हो गई तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो यहां से हम क्या देखते हैं,
अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx अपॉन dt से। लिख लिया, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होती है किसके? अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। और अभिकारक की सांद्रता है कौन? स्मॉल ए है कि नहीं है? बिल्कुल, आपका आंसर क्या होगा सर? स्मॉल ए ही अभिकारक की सांद्रता है। कौन से अभिकारक की सांद्रता है? ए की सांद्रता है। यहां पर क्या लिख लेंगे? स्मॉल ए लिख लिया। फिर सर अब तो हमको पता है, क्या पता है? बहुत कुछ पता है। अब क्या करेंगे सर? अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। और कौन से कांस्टेंट हम यहां पर लगाते हैं? कैपिटल के है क्या? के वेग स्थिरांक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की दर। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनुक्रमानुपाती है किसके? अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। अभिकारक कौन है? अभिकारक है आपका A। ये ब्रैकेट क्या होता है? ये हमने बताया था, ये होता है अभिकारक की मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो अभिकारक A की सांद्रता कितनी है? स्मॉल ए, यानी सांद्रता को कहाँ लिखते हैं? घात के रूप में लिखते हैं, हमने बताया था। और जो घात होती है वही क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। सर इतना लिख लिया, अब तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि सर यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, क्या लगा देंगे? बराबर लगा देंगे। चलिए, जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ क्या लगता है? के लगता है। सो यही जो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया क्या होती है? यहीं से हम वेग स्थिरांक के का मान भी आगे निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने हेडिंग क्या लिखा? प्रयोगों के आधार पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है सर? यहाँ पर क्या लिखा? 2 टाइम्स ऑफ H2O2। इसमें कितना अभिकारक है? आपका आंसर क्या होगा? इसमें एक अभिकारक है, यही अभिक्रिया की सांद्रता को दिखाएगा। अब ये लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ H2O2। ये क्या हो रहा है? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O और O2 में। कब? जब यहाँ पर प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या करेगा? रेडियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से बाहर क्या हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ He4। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? 2He4, यानी हीलियम बाहर हो रहा है। सो ये रिएक्शन जो है वो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रियाएं हैं। ये प्रयोगों के आधार पर पता चली। कुछ अभिक्रियाएं और हैं जो आपको हमने नोट्स में दे रखी हैं। सो वहां से उनको पढ़ लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, और टॉपिक हमारा क्या होगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि हमने आपसे बताया था, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में चेंज कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या कर देना है? एक की जगह कितने अभिकारक आ जाएंगे? 2 अभिकारक आ जाएंगे। चलिए चेंज करते हैं, द्वितीय कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या चेंज करेंगे? यहां पर हम चेंज करने वाले हैं, केवल एक की जगह कितने अभिकारक होने चाहिए? 2 अभिकारक होने चाहिए। और थोड़ा सा और चेंज करेंगे, 2 अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के। क्या चेंज किया? यहां पर द्वितीय किया। अब डेफिनेशन क्या बन गई? वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के। गुणनफल क्यों लगाया? क्योंकि अब अभिकारक कितने आ गए? 2 अभिकारक आ गए। ठीक है, अब दोनों अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं उनकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहलाती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक कितने लेने हैं हमको? अभिकारक हमको लेने हैं 2। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कितने अभिकारक ले लिए? 2 अभिकारक। क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो अभिकारक कितने होने चाहिए? 2 अभिकारक ले लिए। अब इनकी सांद्रताएं मान लेते हैं। मान लिया ए की सांद्रता कितनी है? A है। बी की सांद्रता कितनी है? B है। कंफ्यूज नहीं होना है, सांद्रता कोई नया वर्ड नहीं है। सांद्रता क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये आप वहां से इसको देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर स्मॉल a क्या है? अभिकारक A की सांद्रता। और यहाँ पर स्मॉल b क्या है? ये है अभिकारक B की सांद्रता। सर आगे का काम तो हमको याद है, जब रिएक्शन लिख लिया तो हम तुरंत क्या निकालते हैं? अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx अपॉन dt से। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा अभिक्रिया की दर यानी dx अपॉन dt
क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का साइन लगा दिया। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, दो अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी जो दो ये अभिकारक हैं इनकी सांद्रताओं का हमको क्या करना पड़ेगा, इनका गुणनफल करना पड़ेगा। यानी यहां पर हमने अभिकारक क्या ले लिया, ए ले लिया। ए की सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए है। बी ले लिया और बी की सांद्रता कितनी है, स्मॉल बी है। और इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बेटा, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। डेफिनीशन है, डेफिनीशन को रटना नहीं है और चीजों को समझना है। आप समझ समझ के करेंगे, कभी भी आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। डेफिनेशन को रट्टाफिकेशन के हिसाब से करेंगे तो हमेशा गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी गलतियां ज्यादा हो। हम क्या करेंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस यानी समझ का इस्तेमाल करेंगे। और जिस दिन समझ का इस्तेमाल करना हम सीख गए, वहां पर हम लोगों से 4 हाथ आगे निकल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, समझ लिया। यहां मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि यहां गुणनफल लिखा था। अनुक्रमानुपाती क्यों लगाया, क्योंकि यहां अनुक्रमानुपाती था। दो अभिकारक क्यों लिए, क्योंकि यहां पर अभिकारक की संख्या कितनी बता रहा है, कितने अभिकारक होने चाहिए, 2 अभिकारक। यानी इस डेफिनेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिए या आप इसको समझ लीजिए, आप डेफिनेशन बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है किसके, दो अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखा, समझ में आ गया कि नहीं। चाहे आप ये पढ़िए चाहे आप ये पढ़िए, आप दोनों चीजें आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। के होता क्या है, के वेग स्थिरांक है। अभी वेग स्थिरांक कहां से आया, ये भी हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। सो हमने इसको लिख लिया है और यही अभिक्रिया क्या दिखा रही है, ये अभिक्रिया दिखा रही है। ये कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं। ये तो हमने क्या किया था, माना था। अब प्रयोगों के आधार पर ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं, उनको देखते हैं। सो हमारी हेडिंग क्या बनेगी, प्रयोगों के आधार पर द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। केमिस्ट्री को जितना ही आप मजे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, जितना भी आप मजे ले लेके पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आपको तैयार होगा। अगर आप टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आप कभी भी कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते। तो हमारे साथ क्या करना है, हंसना है, मुस्कुराना है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमने हेडिंग में लिख लिया, प्रयोगों के आधार पर द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं देखेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा, CH3Cl। इसका नाम क्या होता है, सब लोग बता लेंगे इसका नाम। इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। सो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। ये क्या है सर, OH हाइड्रोक्सी समूह है। हाइड्रोक्सी समूह पर क्या होता है, OH माइनस होता है, तभी तो हम बोलते हैं ये क्या होता है, अम्ल कब होता है, जब उस पर H+ आयन होता है। क्षार कब होता है, जब उस पर OH- आयन होता है। ये सब हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है सर, इतना तो हमें आता है। फिर इसको क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, मेथिल अल्कोहल में। यानी ये वाला OH उठ के कहां चलाएगा, इस साइड आ जाएगा और क्लोरीन को यहां से निकाल देगा। क्लोरीन निकलेगा तो कौन से आयन के रूप में निकलेगा, Cl- आयन के रूप में। अब क्लोरीन पर माइनस क्यों लगा है, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। क्योंकि क्लोरीन पर क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है सर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आता है 2, 8, 7। अब हम क्या बताते हैं, वहां पर फर्स्ट ईयर में हम लोगों को बताया गया है कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जो होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब 8 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के पास इसके पास कमी है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का। जब 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसीलिए यहां पर कितना लगाया, माइनस, हमने 1 माइनस लगाया। अगर किसी परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ऑक्सीजन पर कितने माइनस लगते हैं, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन पर 2 माइनस लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8।
8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,6। हमको पता है हर परमाणु क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब इसके पास बाह्य कोश में है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने कम इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे 8 बनाने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आएंगे और इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके ऊपर कितने माइनस लगाए जाएंगे? तो आप कहेंगे O2 माइनस। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। C12H22O11 या C12H22O11, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज या शुगर। क्या बोलते हैं? सुक्रोज या शुगर। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यानी ये प्रयोगों के आधार पर हमको बताया गया कि ये जो 2 अभिक्रियाएं होती हैं या जो अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। जैसे हमने शून्य कोटि समझा, प्रथम कोटि समझा, द्वितीय कोटि समझा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या होगी इसकी तरफ देखते हैं। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ और नेक्स्ट डेफिनेशन की हमारी हेडिंग क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हमने नेक्स्ट हेडिंग लिख ली है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसका एक दूसरा नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सर? यहां से हमने एक वर्ड पकड़ लिया, क्या? यहां पर लिखा है आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हमें प्रतीत होता है। तो इसका अगर हम आपसे पूछे आप कोई छोटा सा एग्जांपल बताइए जो है तो नहीं लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ऐसा है, तो आपको अगर एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाए और आपसे कहा जाए कि वहां पर भूत है, ठीक है, तो आपको क्या प्रतीत होगा? नहीं, वहां पर सर भूत है, हम नहीं जाएंगे वहां पर। क्या एक्चुअल में वहां कोई कुछ होता है? आप कहेंगे सर एक्चुअल में तो नहीं होता है लेकिन हमें लग रहा है। जैसे डर, हमें अंधेरे से क्या होता है? डर लगता है। जैसे हमें अंधेरे से क्या होता है? डर लगता है। क्या डर कोई वस्तु है जो हमें लग जाएगी? नहीं, डर क्या होता है? हमें प्रतीत होता है कि हमें डर लग रहा है। ठीक है, सो आभासी का मतलब होता तो नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। तो क्या प्रतीत होता है? लिखा है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी अगर हम बोले इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो आप बताएंगे ऐसी अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की दिखाई तो देती है लेकिन क्या एक्चुअल में होती है? तो आप कहेंगे एक्चुअल में सर नहीं होती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो हमको पता चलता है या प्रतीत होता है कि वो कैसी हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। परिभाषा लिख ली है। परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण, यानी जिसकी कौन सी समीकरण? जिसकी दर समीकरण। और अभिक्रिया की दर समीकरण या दर नियम क्या होता है ये भी हमने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण या दर नियम हम इसको भी कह सकते हैं प्रथम कोटि की क्या होती है? प्रतीत होती है। यानी आपको पता तो चलता है कि प्रथम कोटि की है लेकिन क्या वो प्रथम कोटि की होती है कि नहीं? अब प्रथम कोटि की कंडीशन होती क्या है? अभी हमने आपको बताया प्रथम कोटि की कंडीशन क्या है? जिसमें कितने अभिकारक होने चाहिए? एक अभिकारक होना चाहिए। अगर अभिकारक की संख्या कितनी है? एक है, तो वहां पर क्या होगा? वो अभिक्रिया कैसी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है। वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण प्रथम कोटि की प्रतीत होती है परंतु वास्तव में अभिक्रिया में एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। ये पॉइंट देखने वाला है। यहां पर कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक से अधिक। लेने कितने चाहिए भाग? केवल एक अणु भाग लेना चाहिए।
एक से अधिक अणु भाग ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। और अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है तो हमारी हेडिंग की डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन हमको पढ़नी किसकी थी? आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है वही कैसी है? आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों इसका एक नाम और होता है, ये दूसरे नाम से भी आती है। वो आपको नाम कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वहां से आपको नोट्स प्राप्त करने होंगे और उन नोट्स को आप पढ़ेंगे। पढ़कर आपको वहां से पता चलेगा कि इसका अगला नाम क्या होता है। तो बढ़ते हैं, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है या इसका कौन सा उदाहरण है, ऐसे हम कैसे जानेंगे कि दी गई अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया है या नहीं है। तो बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर उदाहरण क्या लिखा हुआ है? मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है ये किसका है? ये फॉर्मूला है मेथिल एसीटेट का, ठीक है। और जल अपघटन करना है यानी मेथिल एसीटेट की किससे रिएक्शन करानी है? H2O से रिएक्शन करानी है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? ये सब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा होगा कि एसीटेट का क्या होता है। फिर इसमें क्या करेंगे? इसका हम करने जा रहे हैं क्या? जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और किस में कन्वर्ट होगा? CH3OH को क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। यानी ये जो अभिक्रिया है मेथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये दिखती तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये लग तो ऐसा रहा है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तविकता में इसमें क्या है? एक से अधिक अणु भाग लेते हैं, इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अगर प्रथम कोटि की नहीं है तो कौन सी है? आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज का जल अपघटन। अब C12H22O11 अभी हमने बात किया था, ये फॉर्मूला किसका होता है? सुक्रोज का। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। इसका हमको क्या करना है? जल अपघटन। अब जल का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, क्या होता है? H2O होता है। तो सुक्रोज का हमने क्या किया? जल अपघटन किया। और हाई स्कूल में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यानी ये जो दो अभिक्रियाएं हैं ये आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सो इस टॉपिक को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने लिख लिया है प्रारंभिक अभिक्रिया। क्या होती है प्रारंभिक अभिक्रिया? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वहां से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक अभिक्रिया क्या है? सर अभिक्रिया कब होती है? जब अभिकारक के अणु आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है। सो प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होगी? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणु या अभिकारक आपस में टकराते हैं और टकराने से अभिक्रिया केवल एक स्टेप या एक पद में कंप्लीट हो जाए, यानी एक पद में संपन्न हो जाए, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। दोस्तों जैसा हमने बताया था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणु आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। अभिकारी अणुओं के टक्कर होने से अभिक्रिया क्या हो जाए? एक पद में संपन्न हो जाए या एक पद में हो जाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जो अभिकारी अणुओं की टक्करों के द्वारा एकल पद में हो जाती है प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। तथा वह पद यानी जिस स्टेप में हुई है वो, उस पद को हम क्या कहते हैं? उस पद को हम कहते हैं प्रारंभिक पद। कौन सा पद कहते हैं? प्रारंभिक पद। एकल पद को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल स्टेप। सो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसका हम उदाहरण की बात करते हैं। अब देखिए इसमें कितने अभिकारी अणु हैं? दो हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्या है? ओजोन है। ये आपस में टकराएंगे और टकरा कर इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन बना दिया। यानी ये अभिकारी अणु आपस में टकराए और इन्होंने क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। अब ये पूरी रिएक्शन केवल एक लाइन में कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? प्रारंभिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल सिंगल लाइन में कंप्लीट हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रारंभिक अभिक्रिया। और इस प्रारंभिक अभिक्रिया का जो ये पद है, इसी ही पद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पद। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रारंभिक अभिक्रिया की बात। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होंगी जो एक लाइन में नहीं कंप्लीट होंगी या
एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, वो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं। हो सकता है 2 स्टेप में कंप्लीट हो सकता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, या ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं बल्कि वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। हेडिंग हमारी क्या रहेगी अगली? जटिल अभिक्रिया। तो दोस्तों हमने डेफिनेशन लिख लिया है। कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एकल पद में नहीं होती हैं, यानी एकल पद में क्या होता है, वो एकल पद में नहीं होती हैं बल्कि क्या होता है, कई सरल पदों में। कितने सरल पदों में? कई सरल पदों में कंप्लीट होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब उसका उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल देखा, 2NO2 यानी 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है तो बनाएगी क्या? N2O5। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाएगी और क्या बनाएगी? ऑक्सीजन। लेकिन पॉइंट क्या आ गया, यह अभिक्रिया यानी ये जो अभिक्रिया है ये कितने पदों में होती है? 2 पदों में होती है। अगर एक पद में होती तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोल देते? प्रारंभिक अभिक्रिया। अब चूंकि यह कितने पदों में हो रही है? 2 पदों में, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? जटिल अभिक्रिया। ठीक है, अब वो 2 पद कौन कौन से हैं देखेंगे। एग्जांपल, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ट्राई क्यों बोला? क्योंकि यहां पर हमारा कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं। ये सीरीज आपको याद होगा। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना और यहां पर क्या बना? NO नाइट्रस ऑक्साइड बना। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये प्रयोगों के आधार पर पता चला कैसी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। अब क्या हुआ? अगले स्टेप में ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई क्यों बोला? क्योंकि यहां पर कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। पेंटा क्यों बोला? क्योंकि यहां पर कितना लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। सीरीज आप याद रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। 1 को क्या बोलते हैं? देख लेंगे थोड़ा सा। 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 लगा हो तो क्या बोलेंगे? ट्राई, 4 लगा हो तो टेट्रा, 5 लगा हो तो पेंटा, 6 लगा हो तो हेक्सा। इस तरीके से एक सीरीज आपको पढ़ाई गई होगी हाई स्कूल में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वेग निर्धारक पद। अब ये क्या होता है? ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जटिल अभिक्रिया में जिस पद की चाल क्या होती है? मंद होती है। यानी जिस पद की चाल कैसी होगी? मंद होगी। वही पद कौन सा होगा? वेग निर्धारक पद कहलाता है। यानी यहां पर हुआ क्या? जटिल अभिक्रिया कौन सी है? ये वाली जटिल अभिक्रिया है। और इसमें हम आपसे पूछे किस पद की चाल मंद है, तो आप बताएंगे इस वाले पद की चाल क्या है? मंद है। यानी यही क्या हुआ? वेग निर्धारक पद कहलाएगा। बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। जटिल अभिक्रिया में जिस पद की चाल मंद होती है क्या कहलाता है? वेग निर्धारक पद कहलाता है। यानी इसमें ये जटिल अभिक्रिया है, इस पद की चाल मंद है, तो ये पद कौन सा होगा? अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रिवर्स करेंगे, पीछे जाकर वीडियो को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप नोट्स को पढ़ेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इन केस अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमको कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बनवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और फिर उसके बाद यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। नोट में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जितने भी आपके केमिस्ट्री में हम आपको नोट देंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
जिसमें आपके हम लोग क्विज भी कराएंगे। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम आपके कराते रहेंगे, सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, प्रारंभिक अभिक्रिया में सामान्यता। प्रारंभिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया में सामान्यतः एक या दो अणु भाग लेते हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया के बारे में हमने अभी आपको बताया था। प्रारंभिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, प्रारंभिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई भी प्रारंभिक अभिक्रिया हो, यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसमें सामान्यतः कितने अणु भाग लेंगे, एक अणु भाग लेगा या दो अणु भाग लेंगे। बहुत मुश्किल से यानी दुर्लभ कंडीशन में तीन अणु भी भाग ले सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पर देखेंगे तो कितने अणु भाग लेंगे, एक या दो अणु भाग लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी अणु संख्यता या आणविकता कहलाती है। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रारंभिक अभिक्रिया में कंडीशन कौन सी है, वही प्रारंभिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अणुओं की जो संख्या होती है, यानी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अणु संख्यता या आणविकता कहलाती है। आपसे पूछा जाए आणविकता क्या है, तो आप कहेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया में सर जितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी जितनी भी संख्या होगी, अगर एक अणु भाग लेंगे तो उनकी जो संख्या होगी उसको हम बताएंगे ये आणविकता है, दो अणु भाग लेंगे तो उसकी जो संख्या होगी उसको बताएंगे ये आणविकता है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारा क्या रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।